हेलो एवरीवन, चलिए तो फिर चर्चा करने वाले हैं आज के सीजी टेट एग्जाम की प्राइमरी सेक्शन के क्वेश्चन पेपर का। तो टफेस्ट क्वेश्चन पेपर एवर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कैनेडियंस बोल रहे हैं जो इस पेपर को दिलाए हैं। तो इन पेपर को एनालाइज करेंगे, इंग्लिश के जितने भी पेपर थे उनको बहुत ही अच्छे से डिटेल से विथ रीजन जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ना आपको शिक्षक भर्ती एग्जाम भी दिलाना है और हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। आई होप कि आपको अभी सिर्फ आंसर जानने की जल्दी है, सारी चीजों को एक सरसरी तौर पर समझते चलेंगे, विथ डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमको एक ऑथेंटिक ऑप्शन मिल पाता है कि एक्चुअल में ये आंसर सही है तो क्यों सही है। तो सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या उनके ऑप्शन किस तरह से लगे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल सेट बी का है, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सेट बी में ना सबसे पहले ये पैसेजेस ही दिया गया था। पहला पैसेज जो कि आप देख पा रहे हैं टुडे, ये जो पैसेज था ना, ये बेसिकली कंसंट्रेशन से रिलेटेड था। देखो, हम पैसेज को एकदम अच्छे से ऐसे समझेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं। सारे पैसेज को समझने बैठ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। इसको ना अलग से किसी क्लास में डिटेल में समझेंगे। अभी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा पैसेज का जो मेन सेंस है उसको बताते चलूंगा और जिसके हिसाब से हम आंसर निकालते चलेंगे। तो ये वाला जो पैसेज था ना, ये बेसिकली कंसंट्रेशन से रिलेटेड था। यहाँ पर ये बोला गया है कि आज के समय में ना कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी है, चाहे आप बात करिए किसी भी काम को लेकर, है ना, किसी भी वर्क की बात करिए। ये पेपर 1 का है ना, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी सेक्शन का। तो कंसंट्रेशन जब होता है ना हमें, या कंसंट्रेशन के बिना हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्रॉपरली हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर इफेक्टिव वर्क बट आल्सो फॉर फुल एंजॉयमेंट। कंसंट्रेशन किस लिए जरूरी है? हमारे काम को ना प्रभावी बनाने के लिए तो जरूरी है, लेकिन हम किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए या बढ़िया से प्लेजर फील करने के लिए जरूरी है ना। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी बातें बोली गई है कंसंट्रेशन से रिलेटेड, है ना। कंसंट्रेशन के थ्रू हम अपने लक्ष्य को या सक्सेस वाले लेवल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चलेंगे तो जो कंसंट्रेशन का जो पावर है ना, वो लगभग वो सभी जगहों में दिखाई देती है, ठीक है। और अच्छा, कंसंट्रेशन किससे आता है? कंसंट्रेशन ना अटेंशन से आता है, और किसी भी काम में हम अटेंशन तभी देते हैं जब उसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। और किसी भी काम में हम इंटरेस्टेड तभी होंगे जब वो काम हमको पसंद हो, है ना, जब वो काम हमको पसंद हो। तो ऐसे काम को क्या, जो हमको पसंद नहीं है, तो उसमें इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए? तो ऐसे काम को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको बार बार अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि ये काम बढ़िया है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है ना। और फुल कंसंट्रेशन आपको हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू करना पड़ेगा, है ना। आपको एक हैबिट क्रिएट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वर्क को करने का, ठीक है। शुरू में वो काम, कोई भी काम जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है ना, वो कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको हम करते हैं ना, तो वो काम हो जाता है इजी। जैसे कि मैंने बताया, हम इसको एकदम डिटेल से नहीं एक्सप्लेन करेंगे, अभी समझ रहे हैं ताकि आपको भी थोड़ा बहुत इसमें समझ बने और आप क्वेश्चन को समझे। तो इस तरह से ना कंसंट्रेशन के ऊपर ये पूरा पैसेज था। तो किसी भी काम को हम बार बार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस काम का हमें हैबिट बन जाता है, फिर वो काम हमको इजी लगने लग जाता है। तो इस तरह से पूरा, और इतना लंबा पैसेज तो एक्सपेक्ट कोई किया भी नहीं था। ये काफी लंबा पैसेज था डेफिनेटली, है ना। ये भी नहीं, सिर्फ यही नहीं, बाकी के भी जो पैसेज थे वो लॉन्ग पैसेज थे। अब भाई इतने लंबे पैसेज को पढ़ते ही टाइम निकल जाएगा, तो टाइम टेकिंग तो डेफिनेटली था ही। इतना ही नहीं है, इसके अलावा इधर भी और है, देख लीजिए आप, है ना। तो और यहाँ पर बोला गया किसी भी काम को हम ना प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ तभी कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर कंसंट्रेशन हो। कंसंट्रेशन का एक रूल है भाई कि एक बार में एक ही चीज में कंसंट्रेशन होता है, दो अलग अलग चीज में टीवी देख रहे हैं और साथ में अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों में, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और कंसंट्रेशन किसी एक में हो जाता है। अच्छा, कंसंट्रेशन दो चीज होती है, या तो माइंड से या तो फिजिकल से, ठीक है। तो चलो, इतनी सारी बातें लगभग कंसंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, अटेंशन, है ना, उसके ऊपर है। अब आते हैं इनके क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि कहां से क्या लिया गया है। तो 61 से स्टार्ट हो रहा है इनके क्वेश्चन, अगर आप देख पाएंगे तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। व्हाई इज इट एसेंशियल टू डेवलप कंसंट्रेशन? बोला ये जा रहा है आपको ना इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन है आप तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे जब क्वेश्चन को आप समझ रहे हो। प्रश्न को समझना जरूरी है भाई, आप प्रश्न को समझेंगे ना तभी सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे। देखो, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये देखो, यहाँ ध्यान लगाना ज्यादा जरूरी है। अगर इसको करेक्ट ऑप्शन पढ़ देंगे आप, है ना, काफी लोग इसको करेक्ट ऑप्शन पढ़ के इधर ऑप्शन ढूंढे होंगे, इनकरेक्ट ऑप्शन बोला है, तो गलत कौन है बोल रहा है? व्हाई इज इट एसेंशियल टू डेवलप कंसंट्रेशन विकसित करना क्यों जरूरी है, ठीक है। अब क्यों जरूरी है भाई? कंसंट्रेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव वर्क, इसलिए जरूरी है
है ना, इफेक्टिव वर्क के लिए जरूरी है। कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर द एंजॉयमेंट के लिए भी जरूरी है, ठीक है, तभी तो हमको प्रॉपर प्लेजर मिलेगा, हमने शुरू में पढ़ा था ना। अ पर्सन सक्सेस डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन लेवल, हमने देखा था कि सक्सेस के लिए कंसंट्रेशन लेवल का ना जरूरत पड़ता है, जरूरी होता है। तो तीनों तो सही है भाई, और इनकरेक्ट बोला है ना, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन डज नॉट रिक्वायर कंसंट्रेशन टू मीट सक्सेस एंड टू गेट प्लेजर। तो यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है, मतलब यही क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, सही डी हो जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि 99% एक्यूरेट ऑप्शन या सही आंसर को जाने। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं अलग वो फाइनल आंसर की में, लेकिन पूरे 30 क्वेश्चन है ना हम कोशिश कर रहे हैं सही करने का। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है ये, यहां से मैच द कॉलम वाला। ऐसे क्वेश्चंस काफी देखने को है ना, मैच द कॉलम है। अब देखो यहां पर आपको ना ये अपन बोल सकते हैं, ये हो गया आपके वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन जहां पर मीनिंग पूछा गया है ना। तो डेवलपिंग का मतलब होता है डेवलप, मतलब आगे चलते रहना, है ना, किसी चीज को आगे लेकर जाना। और एक हो जाएगा फेवरेबल, और फेवरेबल का मतलब क्या होता है, फेवरेबल मतलब होता है अनुकूल हो रहा है ना। शिफ्ट फ्रॉम वन टू द अदर एंड बैक कंटिन्यूसली, एक से दूसरे में फिर ऐसे चलते रहना, चलते रहना, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, है ना, आप जानते होंगे, एक से दूसरे में चलते रहना। अब ये अचीवमेंट, अचीवमेंट ना लगभग सब ना इसको पहचाने होंगे। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है भाई, सक्सेस होता है ना। तो सक्सेस और अचीवमेंट, तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, अगर आप एक चीज को देख लेते हैं ना, समझ लेते हैं, तो इसके बेस पर इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो डी का हो जाएगा पहला, और डी का पहला सिर्फ यहां बस है। तो आपको ना ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं था इसमें, ये आप ऑप्शन 1 को मार के निकल लिए होंगे अगर ना, लगा को टिक लगा के, गुला लगा के, तो आपको सही है, कोई समस्या नहीं है ना। तो ये हो जाएगा ए का डी, मतलब ये चले जाएगा डी का 1, सॉरी। और डेवलपमेंट का हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा आपका 4th में, मतलब ये कल्टीवेटिंग। फेवरेबल हो जाएगा आपका अनुकूल, ये है ना। और सिर्फ एक से दूसरे में कूदना, चलते रहना, अल्टरनेट कहलाता है, ठीक। तो इस तरह से इसका इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो इजी था इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 62 को देखिए, 63 को देखिए। निश्चित ही इन सारे जो क्वेश्चन है उनको सही आंसर तक पहुंचने में काफी लॉन्ग टाइम दिया है, मैंने भी पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद आप लोगों को तक लेके आ रहा हूँ, है ना। लगभग 2 आवर्स प्लस, 2 घंटा प्लस मेरे को लग गया सब चीजों को समझने में और एनालाइज करने में। पैसेज है, क्वेश्चंस है ना। चलो अगला देखिए 63 देखिए। 63 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पर एंटोनिम्स पूछ दिया गया किसका, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन मतलब होता है ध्यान, है ना। तो अटेंशन मतलब तो ध्यान होता ही है। डिटर्मिनेशन का मतलब भी होता है लगन या ध्यान रखना। मोटिवेशन भी लगभग उसी तरह से शब्द है। एब्स्ट्रैक्शन जो वर्ड है ये है ध्यान न देना, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आई थिंक ज्यादातर लोग इसी को लगाए होंगे एब्स्ट्रैक्शन को, क्योंकि बाकी 3 तो समझ में आ रहा है ना। ओके चलो 63 हो गया। आगे चलते हैं 64 में। व्हाट मेंटल स्टेट इज मोस्ट कंडक्टिव, है ना, टू प्रैक्टिसिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए कौन सा मेंटल स्टेट क्या है सबसे ज्यादा फेवरेबल या अनुकूल होता है, ठीक है। तो व्हेन द माइंड इज agitate, when the mind is relaxed, when the mind is sad and when the mind is overthinking। अब भाई कंसंट्रेशन के लिए हमको ओवर थिंकिंग, जब हमारा माइंड रहेगा तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सैड रहेगा तो भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, है ना। और ये यहाँ इस वाली कंडीशन में भी थोड़ा सा थका हुआ रहेगा या हमारा माइंड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा तो भी हम प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जब हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है तभी हम प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 64 का। अब ना यहाँ अब ना 4 क्वेश्चन था, ठीक है। इस पर्टिकुलर पैसेज में कितने क्वेश्चन थे, 4, और थे क्या हम देख लेते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा जो उतना लंबा चौड़ा पैसेज था ना, उस पैसेज से रिलेटेड एकदम ज्यादा कनेक्टेड चीज नहीं दिया रहा है, बल्कि ये यहाँ वोकेबलरी वाला हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया एंटोनिम्स सिनोनिम्स। तो उतना लंबा चौड़ा पैसेज देने का कोई ज्यादा एकदम बड़ा लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया इसमें, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया इसका। पैसेज नंबर 2 देखिए। पैसेज नंबर 2 क्या था, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग इज स्टिल अ वेरी डेंजरस टास्क इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मास्क, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड बातें करी गई है। जो ऊंचाई पर चढ़ने वाले लोग होते हैं ना, उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है ना, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप देखेंगे पहले लाइन में, तो ये एक वेरी जो डेंजरस टास्क है डेफिनेटली, और सिर्फ
ऑक्सीजन मास्क वगैरह लेके जाना ही काफी नहीं होता। देखो क्या बोल रहा है, इट इज डेंजरस टास्क इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क के अवेलेबिलिटी के बावजूद भी बहुत सारे अदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है ऊंचाई पर या किसी पहाड़ी में, माउंटेन में चढ़ने के लिए, ठीक है ना। माउंटेन क्लाइंबिंग की बात करी है, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई में चढ़ना। तो इस तरह से बहुत सारी बातें क्लाइंबिंग से रिलेटेड करी गई है। पहला लाइन तो हो गया भाई, सिर्फ ऑक्सीजन मास्क और इक्विपमेंट वगैरह जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। उसके अलावा क्लाइंबिंग के लिए और क्या क्या होता है, क्लाइंबिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टेट ऑफ माइंड भी जरूरी है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, है ना, तो इंडिस्पेंसिबल एसेसरीज हो गया, बहुत ही जरूरी जो एसेसरीज है वो, उनके अलावा बट मोर इंपॉर्टेंट देन दिस इज स्टेमिना। इसके अलावा दूसरा एक और चीज जो जरूरी होता है वो हमारा या चढ़ने वाला का स्टैमिना भी मैटर करता है। सिर्फ इक्विपमेंट से कुछ नहीं होता, स्टैमिना भी होनी चाहिए, है ना। और क्या बोला गया है भाई, थ्रू आउट द जर्नी, हाँ, पूरे जर्नी के दौरान ना जो डेथ है उससे आपका सामना होते रहता है, कभी भी आप गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं। तो इस कारण से आपको ना एक बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए। तो 3 चीज हो गया, है ना, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा और क्या चाहिए भाई, स्ट्राइक देम टू फेडरल ब्लो आल्सो ब्रिंग डिजास्टर टू द होल एक्सपेडिशन, है ना। दैट इज व्हेन एक्सपेडिशन अवेलेबिलिटी विद लोकल गाइड। हाँ, इसकी भी जरूरत होनी चाहिए, है ना। लोकल गाइड जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो बढ़िया परफेक्ट है, एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर, है ना, एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर, अनुभवी क्लाइंबर अगर आपके साथ है तो आपको गाइड करते रहेंगे कि यहाँ पर जाना, इधर नहीं जाना, तो वो भी जरूरी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अल्टीट्यूड ऊंचाई में चढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, उन सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा लास्ट में एक और बात किया गया है कि ना एक हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की भी जरूरत होती है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है पैसा, वैसा भी होना चाहिए भाई, अगर तभी आप वहां चढ़ सकेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लगेगा लागत आपको अगर वहां आप ऐसे शौक रखते हैं तो, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है माउंटेन और इन सबसे रिलेटेड, अल्टीट्यूड में मतलब ऊंचाई में चढ़ने से रिलेटेड। ये भी एक लंबा आप पैसेज देखेंगे, सडन डेथ, ये सब बातें हो गई, उनसे रिलेटेड और कुछ बातें यहाँ पर दिया गया है ना। चलो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं अब इसमें क्या क्या है और कितना क्वेश्चन दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 65 पहला क्वेश्चन है इस पैसेज का, देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइंबर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो क्लाइंबर्स जो होते हैं उनकी सफलता को डिटरमाइन करता है, मतलब क्लाइंबर्स वो लोग चढ़ पाएंगे बढ़िया से, उसको निर्धारित करता है। कौन कौन सा फैक्टर है भाई? पहला, अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट का उपलब्ध ना होना। तो ये प्रभावित करेगा कभी? ये बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा, है ना। उपलब्ध होगा तो उनके सक्सेस। एक्चुअली मेरा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अधूरा है, इसको यहाँ पर एक और वर्ड होना था, मतलब जो क्लाइंबर है उनके सक्सेस के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो एक निर्धारक के रूप में काम कर सकता है ना। दैट तो क्योंकि 2 ही ऑप्शन लेना है, अब हमको भी क्या निर्धारित करता है, बस बोल दिया है, सक्सेस वाला वर्ड नहीं दिया है ना। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंबर्स इक्विपमेंट, ये जो क्लाइंबर्स का इक्विपमेंट नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो ये भी तो निर्धारित करेगा, वो असफल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सफलता और असफलता की बात नहीं करी गई है इस कारण से, है ना। और बाकी आप देखेंगे तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, लोकल क्लाइंबर है उन लोग उपलब्ध नहीं है, तो उनके सफलता को तो उनकी सफलता को ये प्रभावित नहीं करेगा, है ना। उपलब्ध नहीं है तो सफलता को कौन प्रभावित करेगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड है अगर, तो जल्दी सफल हो सकते हैं। क्लाइंबर्स की जो स्टेमिना है, ये सब दोनों चीज है जो प्रभावित उनको करेगा। ऑप्शन में हमको दो बस दिए हैं ना, अगर जैसे आप देख पा रहे हैं, एल या एम, जे या के, ऐसा चारों ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन के मैनर के हिसाब से हम इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे। अनअवेलेबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो जरूरी नहीं है क्लाइंबर की सक्सेस के लिए, बल्कि 2 चीज जरूरी है, ये वाला प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए और क्लाइंबर का स्टेमिना बढ़िया होना चाहिए। तो एल और एम आएगा, कहां है एल और एम? ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो, 66 को देखो डायरेक्ट, और ये हो गया असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि काफी चीजें हैं, आप स्लो करके देख सकते हैं, फास्ट करके देख सकते हैं, आपको जल्दी ऑप्शन जानना है तो। लेकिन फास्ट के साथ साथ मैं ना इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको विथ रीजन आंसर समझ में आए कि नहीं। चलो, डायरेक्शन देखो, फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है और उनके असर्शन है, फिर रीजन। स्टेटमेंट क्या है भाई? कथन क्या है? हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हाई एल्टीट्यूड है, क्लाइंबिंग है, वो नीचे दिए हुए कारणों के कारण या फैक्टर्स के कारण क्या होती है? संभव हो पाती है। अब कारण है, सॉरी असर्शन है ना।
टेकिंग प्रिकॉशन सच इज कैरिंग ऑक्सीजन मास्क वगैरह लेके जाना, है ना, एक अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, ये क्या है, ये संभव बनाता है किसको, ऊंचाई पर चढ़ने को, ठीक है। ओके, कारण सीकिंग हेल्प फ्रॉम द इनएक्सपीरियंस्ड लोकल गाइड्स एंड अनफेमिलियर विद द टेरेंस ऑन द हाई एल्टीट्यूड, ये कारण है ना, जिसके कारण से ये संभव हो पाता है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो इसके असरसन है, ठीक है, वो तो क्या है, कहीं ना कहीं सही बोल रहा है कि भाई एक अच्छा ऑक्सीजन मास्क वगैरह लेके चलना, बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, ये सभी संभव बनाते हैं किसको, हाई या अल्टीट्यूड पर क्लाइंबिंग, ऊंचाई पर चढ़ने को, सही बात है। लेकिन कारण गलत है, ठीक है। ये बोल रहा है इनएक्सपीरियंस लोकल गाइड होंगे या अनफेमिलियर लोग होंगे जो नहीं जानते कुछ, उनको साथ में लेकर चलोगे तो वो हेल्पफुल होगा, है ना, हेल्प करेगा या उनसे हेल्प लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। एक्सपीरियंस लोकल गाइड की बात करी गई है और फेमिलियर होनी चाहिए उस जगह से, ऐसे लोगों के बारे में बात करी गई है। तो ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला जो रीजन है वो तो है गलत, ठीक है। तो रीजन गलत है और असर्शन सही है, ठीक है। तो अब यहां पर देख लो, ये वाला बात सही है, ये रीजन गलत है। तो बोथ सही गलत नहीं आएगा, बोथ नहीं आएगा, हम चलेंगे नीचे किसमें, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने यहां पर लगाया ना तो वो सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर था 66, क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखो आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर ना सीक्वेंस पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सीक्वेंस, है ना, किसका सीक्वेंस पूछा गया है भाई, कहीं यहाँ पर बात किसकी करी गई है, सीक्वेंस की। अब भाई हमने ना पैसेज में जो देखा है उसमें सिर्फ सीक्वेंस को पूछा गया है कि जितने भी जरूरी चीजें हैं उनका सीक्वेंस क्या है, कि कौन सी सीक्वेंस में उसको पैसेज में रखा गया। तो ये तो आसान क्वेश्चन है ना, आप ऊपर से देखो भी पहले किसकी बात करी गई है, फिर किसकी बात करी गई है, फिर किसकी बात करी गई है, ठीक है। तो अगर आप पैसेज में देखेंगे तो सबसे पहले किसकी बात करी गई है, आप सबसे शुरू लाइन में ही आप देखेंगे ना, तो बात है किसका, ऑक्सीजन मास्क का, है ना, और ऊपर आप देखिएगा सबसे पहले बात ऑक्सीजन मास्क का है। थोड़ा सा आप देखना चाहें तो देख भी सकते हो, चलो ये देख लो, ये सबसे पहले बोला है कि क्लाइंबिंग इज स्टिल अ वेरी डेंजरस टास्क इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन मास्क के बावजूद भी, है ना, क्लाइंबिंग मुश्किल है। तो ऑक्सीजन मास्क एक जरूरी इक्विपमेंट है, ये तो बोल दिया गया। उसके बाद और भी जरूरी जो इक्विपमेंट है उसकी बात करी गई है, उसके बाद स्टेमिना की बात करी गई है, उसके बाद गाइड वगैरह की बात करी गई है, ठीक। तो आपने शुरू में ही देख लिया ये ऑक्सीजन मास्क का बात हुआ है, तो आपका तो एक ये क्वेश्चन यही पर समझ में आ गया, इसके ऑप्शन ऑक्सीजन मास्क कहाँ है, ओ नंबर में, तो ओ पहला कौन है, ये, तो यही तो सही हो जाएगा ना, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ओ के बाद एल है, एल मतलब ये देखो क्या, स्टेमिना वाला, फिर एन है, एन मतलब क्या, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात, फिर एम है, एम मतलब क्या, एम मतलब आपका ये अनुभवी क्लाइंबर, है ना, फिर आखिरी में के मतलब वो पैसा वाला बात होगा, है देखो फाइनेंशियल सपोर्ट वाला, ठीक। चलो तो इस तरह से ऑप्शन 1 ही और इजी था अगर आप इसको समझे होंगे तो। 68 देखते हैं, और 68 है पैसेज नंबर 3, नेक्स्ट पैसेज है ना, और इस पैसेज को सॉरी वेट कौन सा है, 68 67 68, हाँ यहां से, है ना, ये नेक्स्ट पैसेज यहां से स्टार्ट हो जाता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। 68 से 71 तक इसके क्वेश्चन, 68 70 का 4 क्वेश्चन, है ना। Today as we construct a new infosphere for a third wave of civilization we are imparting। तो इस particularly जो पैसेज है इसमें ना मॉडर्न जो वर्ड है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज है, एआई है, इनकी बातें करी गई है। जो कंप्यूटर है, पहले क्या होता था, कंप्यूटर सिर्फ एक सिस्टम था जो हमको इंफॉर्मेशन से जोड़ता था, है ना। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर है ना, वो पूरा एक वर्ड, उनका एक अपना वर्ड हो गया जब से एआई स्टार्ट हुआ है तब से, है ना। एआई का जो जब से हम देखे हैं यूजेस, तब से देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एज वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू इन्फोस्फीयर बोला गया है ना, सूचना का दुनिया, फॉर अ थर्ड वेव सिविलाइजेशन वी आर इम्पार्टिंग टू द डेड एनवायरमेंट अराउंड। हमारे आसपास का जो मृत एनवायरमेंट है ना, उसको हम जीवित कर दिया और इंटेलिजेंट भी बना दिया, ठीक है। दैट इज टू रिवोल्यूशनरी एडवांसेस ऑफ कोर्स द कंप्यूटर एंड एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीजें किसके कारण संभव हो पाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो टेक्नोलॉजीज है उसके कारण से पॉसिबल हो पाया है। A combination of electric memory which programs tells the machines how to process, ये तो उसका हो गया।
और साइंटिफिक जो क्यूरियोसिटी थी 1950 में इस तक सीमित थी, पहले आफ्टर वन डेकेड हाँ ये सब हो गया। यूएसए अमेरिका से रिलेटेड कुछ बातें हुई है कि क्योंकि कंप्यूटर का ज्यादातर विकास हमको वहां देखने को मिला है ना। इसके अलावा नेक्स्ट हम चलेंगे तो ये तो हो गया। ये भी एक लॉन्ग पैसेज था वैसे, बट कंपैरेटिवली कम था। मशीन एज थिंकिंग तक सीमित था पहले जो कंप्यूटर था, लेकिन इट इज द क्राउनिंग अचीवमेंट लार्ज सुपर कंप्यूटर बरीड हो गए, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं इसमें वो हाँ हाँ, तो लगभग इस तरह से वही कंप्यूटराइजेशन जो पहले का जो कंप्यूटर वाला दुनिया था और आजकल का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, मॉडर्न कंप्यूटर्स है, एआई है और सारी चीजें हैं, उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो यहाँ इस पैसेज में करी गई है। ठीक, चलो चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो प्रश्न है यहाँ पर पैसेज, लेकिन यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए। ये वाला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर जहां तक है आपको, हाँ ये तीसरा वाला जो पैसेज है ना पूरा पूरा ग्रामर को समर्पित है लगभग लगभग, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन क्योंकि इसमें ग्रामर वाले दिए गए हैं। अगर आप पैसेज नहीं भी समझते हैं और आपको ग्रामर का नॉलेज है तब भी आप इस इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, जैसे यहाँ पर स्पीच पूछ दिया गया, नरेशन चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। द ऑथर रिमार्क्ड दैट टेक्नोलॉजी बिगेन टू सर्च। ठीक है, टेक्नोलॉजी बिगेन टू सर्च। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसको ना डायरेक्ट में चेंज करने के लिए बोला है। अब बोला गया अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करो तो आपको पता होगा प्रेजेंट जो टेंस में होता है उसको क्या करते हैं हम, या कोई भी जो किसी भी जो टेंस में जैसे हम प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस है उसको हम पास्ट में चेंज करते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है, नरेशन का ये रूल है कि किसी भी सेंटेंस को उसके पास्ट में चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। और ये वाला जो लाइन है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, तभी तो इसको डायरेक्ट में चेंज करने के लिए बोल रहा है ना। तो ये क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है मतलब ये पास्ट टेंस में है ना। बिगन एक ऑलरेडी क्या है, पास्ट फॉर्म है, मतलब वो प्रेजेंट में होगा, रहा होगा, तभी तो उसको पास्ट में चेंज किया गया है ना। अब आप ऑप्शन में देखेंगे ना तो ये डायरेक्ट स्पीच में इसको बिगन मतलब थर्ड फॉर्म दिया, तो थर्ड फॉर्म को उधर सेकंड फॉर्म में चेंज कभी करना नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच को, है ना। और यहां भी हैज बिगन है, ये भी हैज बिगन, तो ये भी सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं होगा। हैज बिगन अगर ये था तो हैड बिगन होता, ये भी हैड बिगन होता, है ना। और ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है बिगन, तो सेकंड फॉर्म में जो रहता है ना ऑलरेडी उसको हम पास्ट परफेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब ये हैड बिगन होता, हैड बिगन हो जाता वो भी। ठीक है, तो तीनों गलत हो जाएगा, इस कारण से ये वाला ऑप्शन सही होगा। आपको ग्रामेटिकली सारी देखेंगे तो सभी चीजों को ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टेक्नोलॉजी बिगिंस टू सर्च, द ऑथर हाँ बिगिंस टू सर्च। ठीक है, तो इसको ये टेक्नोलॉजी बिगिंस टू सर्च हो गया, टेक्नोलॉजी बिगिन टू सर्च। ठीक है, और दैट तो ये कॉम्बिनेशन कंजंक्शन के रूप में रखी गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो 69 देखिए। अच्छा ये हो गया क्लॉजेस। ठीक है, चूज एडवर्बियल क्लॉजेस इन द पैसेज। अब आप जो पैसेज दिया है ना उसमें एडवर्बियल क्लॉज मतलब ऐसे क्लॉज जो क्या बताए, ऐसे क्लॉज जो नाउन या प्रोनाउन उसमें यूज हुआ सेंटेंस में उसका विशेषता बताए और क्लॉज के रूप में हो। ठीक है, सॉरी नाउन और प्रोनाउन का नहीं, वर्ब का विशेषता बताया है ना, उसको एडवर्ब बोला जाता है। और वो अगर वो किसी ग्रुप में हो तो वो एडवर्बियल क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो अच्छा, और किसी काम के कारण, रीजन है ना, रीजन हो गया, जगह हो गया, प्लेस हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। वैसे एडवर्बियल क्लॉज अपने आप में एक लंबा टॉपिक है ग्रामर का। तो आप इस पैसेज में देखोगे ना तो ये एज वाला और ये एज वाला दोनों एडवर्बियल क्लॉज है। बाकी ये वैन और वाइल वाला चीज तो मेरे पैसेज में दिखा ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जे और एल होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर जे और एल की तरह ऑप्शन नंबर सी को इसमें करेक्ट कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 69 का। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये भी एक ग्रामेटिकल टॉपिक ही है। जैसे आप देखेंगे इन दे वर स्टैंड अलोन, है ना, स्टैंड, ये क्या है, स्टैंड अलोन। ठीक है, इन देयर स्टैंड अलोन, आप ना पैसेज में देखेंगे तो ये सेंटेंस देखने को मिलता है। द वर्ड स्टैंड अलोन इज, यहां पर इस सेंटेंस में स्टैंड अलोन क्या है, तो अगर आप अच्छे से देखेंगे ना तो यहां पर क्या लिखा है, दे वर स्टैंड अलोन यूनिट। वो कैसे यूनिट थे, स्टैंड अलोन यूनिट। स्टैंड अलोन का मतलब होता है स्वतंत्र, जो स्वयं के बेस पर खड़ा हो, है ना, स्वतंत्र हो, है ना, स्टैंड अलोन यूनिट। तो यहां पर जो स्टैंड अलोन जो ये क्या है, एक कंपाउंड है ना, कंपाउंड वर्ड हम इसको बोल सकते हैं, मिला जुला दो। तो यहाँ पर ये जो
कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है, एडवर्बियल कंपाउंड है, वर्बियल डिटर्मिनर्स की एडजेक्टिवल, है ना। तो भाई विशेषता बता रहा है ना, कैसा यूनिट थे वो, स्टैंड स्टैंड अलोन यूनिट थे, अकेले दम पर खुद स्वयं के बेस पर स्वतंत्र खड़े होने वाले यूनिट थे, ठीक। तो एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषता बताना मतलब एडजेक्टिव, विशेषता बताना मतलब एडजेक्टिव, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। चूज द सीक्वेंस दैट यूजेस द कनेक्टर्स मोस्ट करेक्टली एंड लॉजिकली। ऐसा फिर से सीक्वेंस पूछा गया है, ऐसा सीक्वेंस आपको चुनना है, मतलब ये एक सेंटेंस, ये चार अलग अलग डिफरेंट सेंटेंस है इस पैसेज से, आपको ना कौन पहले आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस बताना है, ठीक। चलो देखते जाओ। सबसे पहले आपका, जैसे कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप पहले देखा करो कि कहां से सेंटेंस चालू हो रहा है ना। तो कंप्यूटर बिकेम सेंट्रल टू द मॉडर्न सोसाइटी बिकॉज ये पहले आ जाएगा, है ना। एंड एडवांस, अब देखो एम पहले है तो कौन से ऑप्शन में एम पहले है, ठीक है। तो एम, हाँ दो ऑप्शन आपको दिख रहा है जहां पर आपको एम पहले दिखेगा, या तो ये या तो ये, दूसरा बी और सी, डी यहां से निकल जाएगा। अब एम के बाद क्या आना चाहिए, कंप्यूटर बिगेन सेंट्रल टू द मॉडर्न सोसाइटी बिकॉज न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एडवांस रैपिडली। कंप्यूटर आप क्या हो गया, सेंट्रल क्या बन गया, समाज का एक सेंट्रल पार्ट बन गया, क्योंकि नया जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ही रैपिडली एडवांस रूप से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद नए उसके बाद कर दिया है ना, नया जो टेक्नोलॉजी है, नया जो टाइम है। लेकिन वाइल अर्ली सुपर कंप्यूटर, जो पहले शुरुआती सुपर कंप्यूटर थे, रिमेंड सिंबल ऑफ सेंट्रलाइज्ड मशीन एंड एज थिंकिंग, लेकिन जो पहले वाला था वो ऐसा था। तो इसके बाद ना ये सूट करेगा, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एम के बाद हो गया एल, तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में एम के बाद एल है। तो अगर आप चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही एम के बाद एल, मतलब इसके बाद ये फ्लो चलते रहेगा, आप मैच करके देख सकेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। और ये भी पैसेज से स्टार्ट है, ये है चौथा पैसेज आपकी इस क्वेश्चन पेपर का, प्राइमरी सेक्शन का ये जो क्वेश्चन पेपर है। और मैं बता दूं चौथा वाला जो पैसेज था, ये रिलेटेड है हमारे देश के जो गर्ल्स है, विमेन है ना, महिलाएं हैं, उनसे संबंधित ये पैसेज है। और ये सबसे कठिन पैसेज इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिले हैं जो अच्छे अच्छों को नहीं पता होगा, ठीक है। इवन मेरे को भी इनसे रिलेटेड वर्ड्स को ढूंढने में, समझने में काफी समय लगा है, और इसको समझे बिना इसके क्वेश्चन को आंसर करना मुश्किल था, ठीक है। तो सबके लिए डेफिनेटली ये वाला जो पैसेज है वो मुश्किल हुआ है। चलो इसमें क्या बात किया गया है, इसमें अगर आप थोड़ा सा इसका सेंस समझेंगे तो डिस्पाइट देयर prodigious achievement in all walks of life, being a girl is in Indian society is different proposition to deal with. It takes all the grit, fortitude, temerity and indefatigability for a girl to attain an unimpeachable and dignified place for herself. अब बोला क्या जा रहा है भाई, लड़कियों के लिए ना काफी चुनौतियां और या बाधाएं डेफिनेटली हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे देश में देखने को मिलती है, और उन पूरे चुनौतियों के बावजूद उन लड़कियों ने बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले और बहुत ही बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट क्या किए हैं, हासिल किए हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमारे समाज में लड़की होना आसान नहीं होता भाई, लड़की होने के लिए बहुत सारे ग्रीप्ट, फॉर्टिट्यूड, ठीक है, टर्मिनिटी एंड इंडिफेटिगिलिटी। इसका मतलब होता है, इंडिफेटिगिलिटी का मतलब होता है हार माने बिना कंटिन्यूसली चलते रहना, है ना। ये वाला शब्द डेफिनेटली मैंने भी पहली बार सुना, और इसका मैंने मीनिंग देखा है, तो इसका वर्ड मीनिंग हो जाता है नेवर गिव अप वाला, कभी हार नहीं मानना, है ना। ग्रीप फॉर्टिट्यूड का मतलब तो हो जाता है धैर्य रखना या करेज रखना, तो धैर्य और करेज से जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, इनप्रीचेबल। इनप्रीचेबल का मतलब होता है जिस पर कोई दाग ना हो, जिस पर कोई प्रीच ना कर सके, है ना, कोई उंगली ना उठा सके, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जगह में पहुंचना इतने सारी चीजों के बावजूद महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए डेफिनेटली बड़ी मुश्किल है ना। ऐसे डिग्निफाइड और प्रतिष्ठित जगह पर अपने आप को स्टेबल कर पाना मुश्किल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ दशकों में एजुकेशन ने और इन सब चीजों ने महिलाओं को बहुत कुछ दिया है डेफिनेटली, है ना। और इंडियन गर्ल्स हु सीम टू बी स्टिंग टुवर्ड्स देयर एमएनसीपीपीएल, तो अगर आप नेक्स्ट चलेंगे तो ऐसे जो महिलाएं हैं वो निश्चित ही काफी मेहनत से और बहुत सारी चीजों के बाद, दो और वर्ड आपको देखने को मिलेगा जो आपको क्वेश्चन में दिखेंगे, है ना। एक हो जाएगा अनसर्टनली एंड है पग्नेसियसली, है ना।
ठीक है। हाँ, तो अनसरिंगली एंड पग्नेसियसली जो वर्ड है ये इनका इनका मतलब होता है ये जो वर्ड है यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा झगड़ालू किस्म का, ठीक है। तो लड़कियों ने महिलाओं ने कहीं ना कहीं अपने हक को हासिल कर किया है पिछले कुछ समय में, चाहे उनको चाहे ये हो जाता है हर्ट से, है ना, या लड़ाकू से, लड़ाई से, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ मीनिंग इन दोनों वर्ड्स का हो जाएगा। आगे चलेंगे, कुछ उदाहरण भी दिए हैं हमारे देश के महिलाओं का, जैसे आप देखेंगे हरमनप्रीत कौर जिसने क्रिकेट में एक बहुत ही बढ़िया नॉक किया था, है ना। पोमल्ड का मतलब होता है रन जो बनाते थे ना, तो वो एक तरह से उसको जो हम बोलते हैं ना, ऐसा किया उसने, है ना, बहुत ही जोरदार प्रहार, अपन क्रिकेट के लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, है ना। तो वो हो जाएगा। अपोचल जो वर्ड है, अपोचल का मतलब होता है डैशिंग, एक बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही प्रतिष्ठित या ऐतिहासिक हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उसने 171 रन बनाया था उसका जिक्र है। पीवी सिंधु ने भी एक बहुत ही बढ़िया एक अपना स्थान बनाया और सिल्वर मेडल जीते, है ना, बैडमिंटन में। और उनके अलावा साइना नेहवाल की भी बात हुई कि उसने भी एक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एक दूसरा लॉरेल, लॉरेल मतलब प्रतिष्ठा हम बोला होता है ना, हासिल किया। तो इस तरह से महिलाओं और उनसे रिलेटेड जो अचीवमेंट है उनकी बातें बेसिकली यहाँ पर हुआ है। चलो चलते हैं आगे, और इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं उनको बेसिकली देखते हैं। तो इनके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कहां से? इनके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 72 से। मैच द कॉलम है, मैच द फॉलोइंग है ना। और इसमें बेसिकली आपको क्या पूछा गया है? मीनिंग पूछा गया है। देखो मीनिंग क्या है 72 का, देखो अपोचल, अभी जैसे कि मैंने बताया है ना, अपोचल का मतलब होता है हिस्टोरिकल, ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है। यहां पर देखेंगे ना आप क्या दिया है, अपोचल नॉक ऐसा कुछ दिया है, मतलब ऐतिहासिक, उसने जो पारी बनाई थी उसकी बात किया ना, अपोचल 171, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ऐतिहासिक, मतलब ये हो जाएगा कहा, ये सेकंड नंबर, ए का सेकंड, ए का सेकंड सिर्फ इसी बस में दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर 4 में भी दिख रहा है, आई थिंक ए का सेकंड, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ठीक है, दोनों में दिख रहा है। अगला अनइम्प्रीचिबल का मतलब मैंने बताया, अनइम्प्रीचिबल मतलब इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज, किसी क्रिटिसाइज कर पाना असंभव होता है, वो अनइम्प्रीचिबल कहलाता है। तो बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड, यहाँ ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो चलो पर हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया, फिर भी देख लेते हैं। लॉरेल मतलब होता है क्या हो जाता है? लॉरेल का मतलब होता है रिसीविंग एन ऑनर, सम्मान पाना। तो डी का हो जाएगा ये 4 ही। और क्या था हमारा एक और अपोचल था जिसका मैंने बता दिया, नेवर गिविंग अप, है ना। ये वाला वो जो वर्ड है इंडिफेटिबिलिटी का मतलब होता है नेवर गिव अप। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ ग्रेट करेज और बोल्डनेस, है ना। एक बढ़िया करेज, साहस और बोल्डनेस का जो एग्जांपल है या उसका मीनिंग कौन सा वर्ड शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने शुरू में चर्चा किया था ग्रीट, और जो टेमेरिटी जो वर्ड है वो धैर्य और करेज या साहस की बात करता है। ग्रीट का मतलब होता है धैर्य और टेमेरिटी का मतलब होता है साहस या करेज, है ना, साहस या करेज, ठीक है। बाकी ये जो वर्ड है ना, पग्नेसियसली और इंडिफेटिबिलिटी जो वर्ड है, ये हो जाता है बिना रुके, है ना। और ये जो वर्ड है ये हो जाता है अडिग रूप से, ठीक है। तो हाँ, तो इस तरह से हम ये दोनों वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा सुटेबल है इस करेज और बोल्डनेस के लिए, ठीक। तो जे और के कहा है, देख लो एक बार, जे और के, ये ऑप्शन नंबर डी में है आपको जे और के। तो दोनों ही आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन, ठीक है। चलो 74 को देखते हैं। 74 देखिए, व्हाट डज द वर्ड फॉर्टिट्यूड मीन? फॉर्टिट्यूड जो वर्ड है उसका मीनिंग पूछा जा रहा है। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है, फॉर्टिट्यूड का मतलब अब यहां पर देखो गुस्सा, कंफ्यूजन, हैप्पीनेस नहीं, ये हो जाएगा करेज, है ना, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्टिट्यूड मतलब हो जाता है करेज या साहस, ठीक है। फॉर्टिट्यूड मतलब हो जाता है करेज या साहस, ठीक है। हमने इसमें क्या दिखा? टेमेरिटी, है ना, ठीक है। और ओके चलो, तो ये हो जाएगा करेज या साहस। 75 देखिए, 75 जो क्वेश्चन नंबर, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था पैसेज से रिलेटेड। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द पैसेज। अब यहां भी देखो ये सीक्वेंस, अब जो पैसेज में ना कौन कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसको अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी तो आप सॉल्व कर सकते थे, आई होप आप करे होंगे, है ना। तो अगर आप पैसेज में बढ़िया से देखेंगे शुरू से, तो ये जो ग्रीट वगैरह जो वर्ड था वो हमको देखने को मिला था, है ना। और ग्रीट मतलब एल, एल हमको पहले देखने को मिला, फिर हमको देखने को मिला था। तो जहां तक मैं देखा हूं, आप एक बार और देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर सी इसका है। सबसे पहले एल है, ग्रीट है, फिर बात हुई है
ग्रीट के बाद है डिग्निफाइड वाला वर्ड है ना, ओ, फिर है एम मतलब एमंसिएशन है, फिर है के, कमल है, फिर एक और बच गया कौन, एन है ना, डेरन। तो एक बार और आप मिला दीजिए, इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको क्या मिलाना है, सीक्वेंस मिलाना है कि कौन पहले आया फिर कौन बाद में आया है, इस तरह से है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक बार आप भी मैच करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, जो कि है अब इंग्लिश पेडागोजी वाले सेक्शन। यहां तक आप देखेंगे कि देखिए कि पैसेज से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था और उनके आंसर हमने जानने की कोशिश किया डेफिनेटली, है ना। अब देखो पेडागोजी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस दिए गए थे, तो यहां से भी कोई आसान क्वेश्चन नहीं बने थे आपको। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, वो भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड ही था। अगर आप क्वेश्चन को, आंसर को, ऑप्शन को प्रॉपर समझे है ना, तभी आप इसको सॉल्व करेंगे वाला लगभग इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बना। ठीक, देखो appreciating non-verbal clues and responding through speech or body language is a circular expectation related to which skills। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, appreciating non-verbal clues। ठीक है, कोई भी नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लूज को क्या करना, अप्रिशिएट करना, मतलब समझना, कोई बोल रहे हैं उसको समझना, है ना। एंड रिस्पॉन्ड थ्रू स्पीच, और क्या करना, फिर उसको रिस्पॉन्ड करना। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं कैसे रिस्पॉन्ड करना। आप या तो बॉडी लैंग्वेज से रिस्पॉन्ड करना, है ना, ठीक है, क्लूज एंड रिस्पॉन्डिंग थ्रू स्पीच और बॉडी लैंग्वेज। ठीक, हाँ, क्या करना, नॉन वर्बल कोई क्लू दे रहा है उसको समझने की कोशिश करना, फिर रिस्पॉन्ड करना बॉडी लैंग्वेज से या स्पीच से। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसे जो एक्सप्रेशन है, सॉरी, इज अ करिकुलर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है, बेसिकली ऐसा पूछा गया है। तो भाई कोई शब्दों में बोले, ठीक है, या हाव हाव के थ्रू बोले, उसको अगर आप समझ के रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं लिसनिंग से ही रिलेटेड है। जो 4 स्किल्स है उसमें पढ़ना तो होगा नहीं, राइटिंग तो होगा नहीं, बोलना तो होगा नहीं, अब वो सुनकर रिस्पॉन्ड करना सुनना होता है यार। लिसनिंग जो होती है स्किल वो बोला जाता है। ठीक है, लिसनिंग स्किल में सुनना फिर रिस्पॉन्ड करना, ये सारी चीजें समाहित है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और सुनने का मतलब सिर्फ एकदम सिस्टमेटिकली कोई बोल रहे हो उसको सुनना नहीं, उसमें नॉन वर्बल क्लूज है, उसमें कोई हाव भाव हो सकता है, कोई आवाज हो सकता है ना, तो उसको सुनना और समझ कर रिस्पॉन्ड करना क्या है, लिसनिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसका सही आंसर। किसका, 76 का ऑप्शन नंबर सी। 77 देखिए, रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बोला गया। रेमेडियल टीचिंग एक आसान टॉपिक है, सबने रेमेडियल टीचिंग पढ़ा हुआ है। रेमेडियल टीचिंग इज प्रीसीडेड बाय, रेमेडियल टीचिंग किसके बाद आता है, क्या करने के बाद हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो अगर आप बी और सी हमेशा सही होता है वाला सोच में थे ना, तो यहां पर आप क्या होने वाला है, धोखा खाने वाला है, क्योंकि यहां पर बी और सी नहीं आएगा, बोथ वाला ऑप्शन यहां पर नहीं आने वाला है। यहां पर आएगा भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है पहले, है ना, डायग्नोस करते हैं, समस्या को पता करते हैं, फिर रेमेडियल टीचिंग करते हैं जहां पर समस्या है उसको दूर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहां पर। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, 78 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, काफी लंबा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, है ना। मैच द पेडागोजिकल प्रोसेस और एक्टिविटीज इन कॉलम ए विद द स्किल्स इन कॉलम बी। अब यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ पर रीडिंग स्किल्स दिया, सॉरी लैंग्वेज स्किल्स दिया हुआ है, उसको मैच करना है। ठीक है, देखो इसमें भी आप एक दो को पकड़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन फॉर यूजिंग ग्रीटिंग वगैरह यूज करते हुए, है ना, पोलाइट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह यूज करते हुए क्या करना, लर्निंग सिचुएशन बनाने की कोशिश करना, है ना। तो हम किसी को ग्रीट करते हैं, हेलो हाउ आर यू, कम हियर, है ना, वेलकम, तो हम ना कहीं ग्रीट वगैरह करके अभिवादन के थ्रू ना बोलने को सिखाते हैं या बोलना सिखाते हैं, स्पीकिंग सिखाते हैं। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि स्पीकिंग है। दूसरा, यूजिंग ओरल क्लूज एंड फाइंड हिडन ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लासरूम, है ना। ओरल क्लूज वगैरह क्या करना, ओरल क्लूज यूज करना और हिडन जो ऑब्जेक्ट्स है उसको फॉर्म करने की कोशिश करना क्लासरूम में। तीसरा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, आई नो, है ना। तीसरा देखो, प्रिपेयरिंग अ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या करना, बनाना, फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी फॉर अ 1 एक्ट प्ले। 1 एक्ट प्ले, एक एक्ट प्ले करना है। अब आपको उसके लिए क्या बनाना है भाई, स्क्रिप्ट बनाना है। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमको तो लिखना पड़ेगा ना, पेन पेपर पकड़ के तो लिखना पड़ेगा, मतलब राइटिंग। ठीक है, तो अब हम इसमें ये हमको हमारा क्लियर हो गया कि सी वाला राइटिंग है, मतलब सी है ऑप्शन नंबर 4। तो सी का 4 अगर आप देखेंगे तो कहां है भाई, सी का 4 ना सिर्फ एक में बस है, तो यही स्पष्ट हो जाता है कि आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, है कि नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आप और एक दो देखना चाहे तो एनलिस्टिंग वर्ड्स हो जाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा उसको भी मैच कर लो, पहला स्पीकिंग को,
तो स्पीकिंग ए का 2 हो गया, जैसे हमने बोला था, है ना, स्पीकिंग ये वाला, तो ये भी हो गया। तो इस तरह से आप देख लेंगे, इस तरह से आप मैच कर सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ड लिस्ट करना है ना, रिलेट टू गेम्स एंड टेबल्स, टेबल्स एंड गेम्स से रिलेटेड जो वर्ड लिस्ट करना है ना, वो कहीं ना कहीं हो जाता है किससे रिलेटेड, रीडिंग, है ना, वर्ड को हम लिखते जा रहे हैं इस तरह से, सॉरी लिख कर हम पढ़ते जा रहे हैं ऐसा, ठीक है, लिस्टिंग करना। ठीक, चलो, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, हम अगर ये ऑप्शन में हम क्या होता है, ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन के लेवल को डिसाइड किया जाता है। अगर ऑप्शन एक ही है जो सही, एक हमको पता चल गया कि ये सही है, लेकिन वो अलग अलग ऑप्शन में वो दिया हुआ है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन एक हमको पता चल गया कि ये सही है और वो एक ही ऑप्शन में है, तो फिर हो गया ना भाई काम, वहां से आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 78 था। 79 को देखो, 79 चलते हैं, हाँ ये है 79। Students know grammatical rules in their mind. What is the best challenge they usually face when trying to use them एक्टिवली? बच्चे ने अपने दिमाग में, उनको ग्रामर के नियम पता है, लेकिन ऐसे कौन से चैलेंजेस होते हैं जब ग्रामर उनको पता है, लेकिन जब वो बोलने की कोशिश करते हैं एक्टिवली, तो उनको समस्या होती है। ग्रामर जानने बस सिर्फ स्पीकिंग नहीं होता ना, तो कैसा समस्या होता है बच्चों को? फोकसिंग टू हेवीली ऑन फोनोलॉजी एंड लेक्सिस, है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज फेस करते हैं। किस कारण से? क्योंकि उन लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं किस पे, फोनोलॉजी या लेक्सिस, शब्द रचना वगैरह में, है ना, उच्चारण वगैरह में। स्ट्रगलिंग टू कन्वर्ट पैसिव थियोरिटिकल नॉलेज इनटू एक्टिव यूजेबल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर आप ऑप्शन क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इफ स्टूडेंट नो ग्रामर रूल्स इन देयर माइंड, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दे यूजुअली फेस व्हेन ट्राइंग टू यूज देम एक्टिवली? जब वो यूज करते हैं एक्टिव प्रोसेस में, तो क्या समस्या होती है? तो भाई ये वाला ऑप्शन ज्यादा सुटेबल होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, कि जब वो उन लोग पेजी नॉलेज को एक्टिवली यूज करने की कोशिश करते हैं ना, तो कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा समस्या उनको होती है। क्या करते हैं? देख, स्ट्रगल, पेजी नॉलेज को एक्टिव नॉलेज में, एक्टिवली एक्टिविटी में बोल पाने में, कन्वर्ट कर पाने में उनको समस्या हो जाती है, स्ट्रगल करते हैं लोग। ठीक, और डिपेंडिंग ऑन टीचर्स टू रिलाई सोली, अब टीचर के ऊपर डिपेंड होता है, ये तो बोलना गलत होगा। रिड्यूस एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग प्रोसेस, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉर क्यूआर कोड्स? अब ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिला है, आसान प्रश्न है। इसमें से क्या एप्लीकेबल नहीं है? किसके लिए? क्यूआर कोड के लिए। जो क्यूआर कोड बना रहता है ना, ऐसे आप देखे होंगे कि पुस्तक वगैरह में भी क्यूआर कोड बना रहता है ना, उसको हम क्या करते हैं, स्कैन करके पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं कर सकते हैं? हेल्पिंग लर्नर्स सी मल्टीपल इमेज वगैरह देखने में हेल्प करता है, सही है। रीडायरेक्ट लर्नर्स टू वॉच वीडियो रिलेटेड टू द टॉपिक, वीडियो वगैरह हम देख सकते हैं, सही बात है, वीडियो भी देख सकते हैं। हेल्प डाउनलोडिंग, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो क्या क्यूआर से? आप कर सकते हैं डेफिनेटली। कनेक्टिंग टू लाइव स्ट्रीमिंग, अब पुस्तक में क्यूआर दिया, उसको लाइव सेमिनार में कनेक्ट हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। वो जो क्यू, हालांकि लाइव सेमिनार के लिए हम क्यूआर वगैरह बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है टेक्स्ट बुक में क्यूआर का, तो भाई वो तो कब का छपा हुआ है, उसमें हम लाइव शेड्यूल तो थोड़ी कर सकते, नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 80 के बाद 81 देखिए। 81 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। द प्रिफरेबल स्टेप्स इन टीचिंग पोएट्री विल बी, पोएट्री पढ़ाना है, पोयम पढ़ाना है, सबसे बढ़िया स्टेप क्या होगा? प्रीफर्ड, जो सबसे बढ़िया प्रीफर किया जाता है। तो भाई पोयम पढ़ाना है ना, तो सबसे पहले आपको पोयम को ना लयबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ के सुनाना पड़ेगा। ठीक है, वही पहला स्टेप होगा कि नहीं? सबसे पहले बच्चों को लयबद्ध तरीके से सुनाओ। तो पहला ऑप्शन देखो, रिसाइटिंग ऑन द ऑफ द पोयम बाय द टीचर विदाउट द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा, पोयम को लयबद्ध तरीके से बोलना का मतलब पढ़ना भी नहीं होता, पुस्तक को रखो साइड में, आप अपने से पोयम को थोड़ा बहुत जानो और उसको फिर सुनाओ। छोटे बच्चों की बात हो रही है ना, प्राइमरी सेक्शन का, तो पोयम आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लयबद्ध तरीके से बिना टेक्स्ट बुक को पढ़े सुना सकते हैं। तो यही तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ना, लगभग के पहला है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद स्टांजा वाइज कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द पोयम, फिर बच्चों को एक एक करके स्टांजा वाइज समझाओ हो रहा है। और क्या है? करेक्टिंग पर्सनल इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, फिर पर्सनल इमोशन को, ये वाला ऑप्शन है। और कौन सा ऑप्शन है?
आस्किंग ग्लोबल क्वेश्चन, क्वेश्चन अब क्वेश्चन अभी इसलिए पूछ, हाँ क्वेश्चन अब लाइन से पूछ सकते हैं, ये तो मेरे को सही लग रहा है लगभग, मतलब सीक्वेंस सही लग रहा है। डिस्कसिंग द पोएट एंड लास्ट में क्या करो, पोएम का रिटोरिकल जो भी वो यूज हुआ है ना, पोएटिक डिवाइसेस, उसको पढ़ो। तो ये तो ठीक है ना, ये भी क्रम से ही है, लगभग सभी चीज ना ये क्रम से ही दिख रहा है हमको आज के इस क्वेश्चन पेपर में। पहले ये होगा फिर ये होगा, आप उसको कॉम्प्रिहेंशन समझाओगे, फिर पैराग्राफ वाइज है ना, जो भी इमोशंस, पर्सनल इमोशन होगा उनसे जोड़ जोड़ के पढ़ाने की कोशिश करोगे, और फिर क्वेश्चन पूछोगे, और आखिरी में उसका जो पोएटिक डिवाइस वगैरह इसमें यूज हुआ करके बताओगे, ठीक है। तो ये तो KLMNOP वाला ही बात हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए, थोड़ा सा और बचा है, हाँ, देख लीजिए। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, फिर से सीक्वेंस पूछा गया है फॉर फाइंड योर पार्टनर। एक एक्टिविटी कराना है बच्चों को, फाइंड योर पार्टनर वाला, ठीक है। एनकरेज स्पीकिंग इन एन इंग्लिश क्लासरूम, ठीक है, इंग्लिश बोलना है एनकरेज करने के लिए। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी का टुकड़ा टुकड़ा में चीजों को दिया गया, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे वाले फॉर्मेट में। पहले क्या करेंगे, अच्छा एक्टिविटी क्या है भाई, फाइंड योर पार्टनर, ठीक है। तो फाइंड योर पार्टनर, दो लोगों का पार्टनर में नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद वो करना पड़ेगा सारी चीजें। तो देखो, फोल्ड देम इनटू अ स्मॉल स्क्वायर, तो किसको फोल्ड करना है, क्या फोल्ड करना है, पहले से फोल्ड देम तो ये तो नहीं आएगा क्या फोल्ड करोगे, है ना। एक्टिविटी कराना है तो शुरू वाले लाइन में फोल्ड देम इनटू अ स्मॉल स्क्वायर, तो ये तो अधूरा अधूरा नहीं लग रहा है, तो ये पहले आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो एकदम स्पष्ट होना, किसको फोल्ड करोगे भाई, ठीक है। चलो अगला देखो, ईच चाइल्ड पार्टिसिपेंट पिक्स अप अ पीस ऑफ पेपर एंड आफ्टर रीडिंग इट आस्क, पीस ऑफ पेपर लेंगे बोल रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद क्या करेंगे, आज द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेंगे, तो पेपर लेंगे, ठीक है ना, सभी पेपर उठाएंगे। वो ये भी उतना मतलब मजा नहीं आ रहा है कि पेपर उठाएंगे क्या क्या पढ़ेंगे, क्या लिखा होगा। तो लिस्ट आउट पेयर्स ऑफ मैचिंग आइटम्स, एक लिस्ट बनाओ, ठीक ठीक है, ये लगभग सही है ना। क्या करो भाई, सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट आउट पेयर ऑफ मैचिंग आइटम्स फ्रॉम हिस्टोरिकल फिगर्स, fictionals or cartoon characters or combination of the words like bread and butter and write them on separate piece of papers। अलग अलग जो चीजों के नाम लिखो जो एक दूसरे से मिलता जुलता है, साथ साथ यूज होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर्स, है ना। जैसे आप क्या लिख सकते हो, बोल रहा है आप ना मोटू पतलू, जोड़ी है तो होते हैं ना दोनों, है ना। मोटू एक जगह, एक पेपर में मोटू लिखो, एक पेपर में पतलू, है ना। फिर ऐसे ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिख के क्या करो, रख दो, फिर उसको क्या करो, हाँ ये तो हो गया पहला एक्टिविटी। फिर क्या करेंगे, फिर गेम इज ओवर बोल रहा है भाई, गेम इज ओवर तो भी गेम ओवर नहीं होगा, है ना, ये तो आखिरी में आ जाएगा। तो इसको तो आप पकड़ सकते हो, एन, अच्छा सब में गेम ओवर है इतना आसान नहीं होगा, है ना। द चाइल्ड पर्टिकुलर हु हैज द पेपर स्लिप विद द मैचिंग पेयर रीड आउट द वर्ड्स, ठीक है। तो पहले हम ये करेंगे, पहला क्या है, चलो पहला हो गया, लिस्ट बनाना पहला भाई, लिस्ट बनाएंगे पहले, तो ऑप्शन नंबर एम, एम पहले कहा, ओ हो देखो, अब ये हो तो गया ना भाई काम तुम्हारा, एम पहले है तो हो गया, ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें। सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे, के का मतलब फिर लिस्ट बना क्या करेंगे, वो ये वाला आ जाएगा, है ना, कौन सा के का है, हाँ फोल्ड करो, लिस्ट बना फोल्ड करो, फिर सभी बच्चों को उठाने बोलो, हाँ तीसरा फिर क्या करो, फिर ये बच्चे उठा के अपना अपना मैच करेंगे, फिर गेम खत्म हो जाएगा, तो एन आखिरी में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, हालांकि मेरे को पता है एग्जाम के टाइम में इतना समय होता नहीं है और दिमाग एकदम प्रॉपर काम नहीं करता, लेकिन यही तो टास्क है, आपको 3 घंटे में आपके दिमाग को स्टेबल रखना होता है ना, काम कूल, तभी आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप 3 घंटे को बढ़िया से यूज करोगे ना, बढ़िया तरीके से दिमाग को शांत रखकर प्रश्नों को पढ़ोगे, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। 83 को देखिए, the process of second language development that occur through unconscious assimilation involving exposure to meaningful inputs in natural communication context and which is often characterized by an intuitive grasp of fluency over structured accuracy, है ना, is best defined। तो ये जो कंडीशन दिया गया है, ये सबसे अच्छा किस रूप में आपको जाना जाता है, क्या किसी भी सेकेंड भाषा को, चलो सेकेंड भाषा को सीखने की बात करी गई है ना, किसकी बात, सेकेंड। तो अब सेकेंड भाषा जब भी देखेंगे तो लैंग्वेज लर्निंग की होती है बात, और लैंग्वेज लर्निंग ये दिख रहा है, तो लेकिन ज्यादातर लोग इसी के लगा के निकले होंगे, है ना। लेकिन ना सेकेंड भाषा कैसे सीखना भाई, ऑन अनकॉन्शियस वे में। अब सेकेंड लैंग्वेज तो मतलब लेकिन कॉन्शियस होता है ना, अनकॉन्शियस तो लैंग्वेज एक्विजिशन में होता है, आप देखे होंगे तो। और नेचुरल कम्युनिकेशन की भी बात हुई है, ठीक है, और फ्लुएंसी के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर भी जो ग्रेप्स ऑफ फ्लुएंसी, हाँ एक्यूरेसी के ऊपर फ्लुएंसी पर ज्यादा जोर देने की बात हुई है।
तो ये जितनी भी बात हुई ना वो कहीं ना कहीं वो लर्निंग मतलब सिस्टमेटिकली कॉन्शियस वे में सीखने की बात नहीं हो रही, बल्कि अनकॉन्शियस वे में सीखने की बात हो रही है। तो ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है स्टीफन क्रशेन के थियरी से, है ना, जिसमें इनपुट हिपोथेसिस की बात होती है, आउटपुट हिपोथेसिस होता, इनपुट हिपोथेसिस होता तो भी ये इसमें समस्या होता। तो ये भी नहीं आएगा, ये लर्निंग नहीं है, ये है सीधा सीधा लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, ये क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन है। हालांकि सेकेंड लैंग्वेज है, लेकिन वो उसको सिस्टमेटिकली मतलब सेकेंड लैंग्वेज को भी फर्स्ट लैंग्वेज के जैसे अनकॉन्शियसली सीखने की बात करी जा रही है। इस कारण से ये भाषा को अर्ज करना, अर्जन होगा। क्या होगा? भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कोड लर्निंग ये सब तो अलग है ना। ठीक है, डिडक्टिव लैंग्वेज लर्निंग भी नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, तो ये जितने भी जो कंडीशन है वो सीधा सीधा हो जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, जो कंडीशंस दिया गया, क्योंकि अनकॉन्शियस की बात करिए, नेचुरल शब्द की बात करिए जो कि सीधा सीधा आता है एक्विजिशन में। ठीक, चलो 84 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड लीस्ट इफेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पढ़ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, अब ये जो लीस्ट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम प्रभावित कौन करता है किसको? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इन द टेक्स्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रभावित करता है। प्रोनाउंसिएशन आपका सही रहेगा तभी समझोगे क्या। दूसरा, एबिलिटी टू रीड फ्लुएंसी, मतलब धारा प्रवाहिता, बढ़िया से कनेक्ट करके एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए धारा प्रवाहिता के साथ पढ़ना प्रभावित करता है। तीसरा, इन्फेरिंग मीनिंग, आपको मीनिंग निकालने आता है तभी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर, वाक्यों का रचना बनावट का पता होगा तभी आप कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। तो इस तरह आप देखेंगे चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, और ये फ्लुएंसी भी होना चाहिए, ये भी सही है। आपका प्रोनाउंसिएशन वगैरह पोर्शन ना उतना ज्यादा मैटर नहीं करता भाई, आपको समझना है ना। अब आपका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण आपका गलत है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसका वर्ड मीनिंग वगैरह जान रहे हो, बढ़िया पढ़ पा रहे हो, है ना, तो आप समझ सकते हो। तो ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको अगर निकालना हो ना तो ज्यादा सुटेबल इस ऑप्शन के हिसाब से ना मुझे पर्सनली ये ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे इसको क्या लेते हैं व्यापम, फिलहाल ऑप्शन नंबर ए को मैं ले रहा हूँ 84 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 85 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स साइकिल इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर एज दे ऑकर ड्यूरिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या पहले आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो किसमें बोलेंगे? स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस में एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग साइकिल, एक्टिव लिसनिंग एंड, है ना, प्रभावशाली सुनना, एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो सब सुनने के लिए सबसे पहले जरूरी है रिसीविंग द ऑडरिटी, पहले सुनना, है ना, तभी। अब इंटरप्रेट करना मतलब उसको मैसेज को समझने की कोशिश करना, तो पहले सुने ही नहीं तो समझेंगे कैसे? सुनना पहले जरूरी भाई। तो रिसीविंग, सुन लो, सुनने के बाद क्या करेंगे? फोकसिंग सेलेक्टिव अटेंशन ऑन द स्पीकर, इवैल्यूएटिंग द मैसेज इन कॉन्टेक्स्ट, है ना, प्रोवाइडिंग वर्बल एंड नॉन फीडबैक आखिरी में देंगे, वो तो आखिरी में आता ही है, फीडबैक आखिरी में, वो कहाँ है? वो तो सब में आखिरी में रहेगा, है ना। तो और रिसीविंग द ऑडिटरी सिग्नल सुनो, वो तो पहले है। एल को देखो, एल कहाँ है ना, एल 2 में है, एल इसमें है, इसमें ये और ये दोनों में से एक आएगा। एन तो आएगा नहीं पहले भाई, एन का है फोकसिंग सिलेक्टिव अटेंशन ऑन द स्पीकर, है ना। फोकस कब करोगे? पहले सुनना चालू करोगे तब तो फोकस करोगे, तो पहले सुनना चालू करो फिर फोकस करो। एल के बाद एन, एल के बाद एन, बी, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? के मतलब क्या है? के कहा इंटरप्रेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले हम सुनना स्टार्ट करेंगे, फिर फोकस करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट, समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे मैसेज को कि क्या बोला जा रहा है, आखिर में फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, फीडबैक देंगे। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। अकॉर्डिंग टू एसपी कॉर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू अ डिविएशन इन लैंग्वेज, है ना, भाषा में एक समस्या या कुछ गलतियां, यूज दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द लर्नर हैज नॉट येट मास्टर्ड, सीखने वाला ना बहुत अच्छे से नहीं सीखा है, इसका कुछ गलती हो जा रहा है ना। द अंडरलाइंग लिंग्विस्टिक रूल्स, ठीक है, कुछ भी जो रूल्स है, नियम है लिंग्विस्टिक भाषा का, उनमें देयर बाय इंडिकेटिंग अ डेफिशिएंसी इन द लर्नर्स कॉम्पिटेंस, ठीक है, इसको सीखने वाले की जो क्षमता है उसमें एक डेफिशिएंसी के रूप में इंडिकेट किया जाता है। ठीक, तो विशेष रूप से किसके अकॉर्डिंग? कॉर्डर के अकॉर्डिंग। तो कॉर्डर ने ना कहीं ना कहीं, अगर आप पढ़े होंगे ना तो नोट्स वगैरह में भी पढ़े होंगे, आई होप उसमें दिया गया था, एरर्स की बात करता है, गलती का। भाषा
बोलने के समय भाषा के नियम वगैरह ढंग से नहीं जान पा रहा है, तो उसको बोलने में कहीं कुछ जो गलती होती है ना, उसको एरर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एरर। बाकी जो मिस्टेक है वो हम सब चीज को जान रहे हैं लेकिन गलती से स्लिप वगैरह हो गया, वो मिस्टेक कहलाता है। फैलेसी अलग ही वर्ड है, उसमें कुछ दूसरा चीज को समझ जाना वो फैलेसी में आता है। और लैप्स भी कहीं ना कहीं स्लिप से रिलेटेड है, मिस्टेक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी है ना। कोर्डर की जब भी बात होती है वो एरर की बात की है, भाषा सीखने में एरर को एक हिस्सा बताया है और जिसके द्वारा बच्चा सीखता है ना, एरर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा उसमें। 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 87, हाँ ये इधर है, देखिए। द प्रिंसिपल्स दैट फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल हैबिट फॉर्मेशन इज अ सेंट्रल टीनेट ऑफ विच मेजर लैंग्वेज टीचिंग मेथड। मैकेनिकल हैबिट और या मैकेनिकल ड्रिल के द्वारा फॉरेन लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करना कौन सा मेथड है? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन लैंग्वेज टीचिंग है कि डायरेक्ट मेथड में ऐसा होता है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में होता है कि कम्युनिकेटिव। ठीक है, तो अगर ना जब भी ना मैकेनिकल ड्रिल या मैकेनिकल हैबिट फॉर्मेशन की बात होती है ना, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड आता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड में किसी भी चीजों को बोला जाता है और सुन सुनकर उसको रिपीट करने की कोशिश करी जाती है। डायरेक्ट मेथड में तो सीधा सीधा बोलना सिखाया जाता है, बोलने की कोशिश होती है, और उसी तरह से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में भी होता है। ठीक, तो मैकेनिकल ड्रिल या हैबिट फॉर्मेशन ना सीधा सीधा संबंधित है ऑडियो लिंगुअल मेथड से। किससे? ऑडियो लिंगुअल मेथड से। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स आर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। रिसेप्टिव या प्रोडक्टिव स्किल के बारे में पूछा गया है। लैंग्वेज लर्निंग स्किल में रिसेप्टिव स्किल और हाँ रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सा है ना, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल होते हैं। तो रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, कुछ चीज अपने में समझना, ग्रहण करना। तो सुनते हैं तब हम ग्रहण करते हैं, और कुछ पढ़ते हैं तब हम रिसीव करते हैं। बाकी प्रोडक्टिव क्या होता है? बोलना या लिखना, हम कुछ चीज प्रोडक्ट करते हैं, आउटपुट और इनपुट, है ना। तो लिसनिंग और रीडिंग दोनों क्या है? रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव स्किल बोल पूछा गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। चलो अगला चलते हैं 89 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 है, डिसलेक्सिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक। अब डिसलेक्सिया के बारे में आपने जरूर पढ़ा है, पठन अक्षमता होती है, वो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होना, है ना। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो इनको प्राइमरी मॉडिफाई करता है? मतलब डिसलेक्सिया है किसी को, वो हम कैसे जानेंगे? अगर उसको वर्ड रिकॉग्नाइज करने में समस्या हो रहा है, तो स्पेलिंग में समस्या हो रहा है, तो वर्ड प्रोनाउंसिएशन में समस्या है, पुअर वोकेबलरी वगैरह उतना अच्छा नहीं है, तो देखो भाई वोकेबलरी अच्छा नहीं है तो डिसलेक्सिया नहीं होगा, है ना। डिसलेक्सिया का मतलब कोई चीज लिखा है उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है बच्चा, ठीक है, तो पहचान नहीं पा रहा शब्द को, स्पेलिंग वगैरह नहीं पहचान पा रहा है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं वाली बात नहीं है ना, गलत प्रोनाउंसिएशन भी बोलेगा लेकिन पढ़ तो पा रहा है ऐसा, तो वो डिसलेक्सिया उसको नहीं बोलेंगे। तो डिसलेक्सिया ना दो ही शब्द इसमें आएगा आपका, शब्द की पहचान नहीं कर पाना और स्पेलिंग वगैरह में को समझ पाने में समस्या होना, मतलब जे और के ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जितने भी आंसर आपको बताया जा रहा है ना वो एक एक्सपेक्टेड आंसर है और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही आपका आंसर होगा। एक्यूरेसी की जैसे कि मैंने बात किया 95 to 99% हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी होगा। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं अलग हो जाए, मैक्सिमम है ना 2-3 क्वेश्चन चलो मान लेता हूं, बाकी लगभग सभी क्वेश्चन इसमें से सही होने की संभावना है बाकी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्योंकि व्यापम कई सारे क्वेश्चन को अलग ले लेते हैं, है ना, आप जानते हो। लास्ट क्वेश्चन चलो चर्चा कर लेते हैं। द बेस्ट पाथवे फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ लिखना है तो सबसे अच्छा क्या होगा, पैराग्राफ कुछ चीज लिखना है ना। तो ड्राफ्टिंग द टॉपिक सेंटेंस, पहले टॉपिक का सेंटेंस ड्रॉप करेंगे, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर एडिट करेंगे। एडिट वगैरह आखिरी में आएगा। एन को देखो, एन कहां आखिरी में एक ही है क्या? नहीं, दो में एक है, तो अब दो तो ऑलरेडी हम लोग कट गया ना भाई, चलो कट गया है ना, ऐसे काट के आप वो क्या करो। तो अब एल और के वाला, एल पहले आएगा कि के पहले आएगा? एल पहले आएगा कि के पहले आएगा? के में क्या क्या है? ड्राफ्टिंग, और एल में ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कुछ लिखने से पहले हम दिमाग में कुछ सोचते हैं ना कि हमको कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, वही ब्रेनस्टॉर्मिंग कराती है, मतलब वही सबसे पहले होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब हम टॉपिक का चयन करेंगे, सब सोचेंगे समझेंगे, आइडियाज चुनेंगे, उसके बाद टॉपिक को ड्राफ्ट करेंगे सेंटेंस में, है ना। तो एल के बाद के और ऐसा, तो हमारा ऑप्शन तो हमको मिल गया, पहले एल आएगा फिर के आएगा, मतलब एल के तो दो में है ना, हम तो एक को काट दिए थे, चलो एल हो गया, के हो गया, और आखिरी में एन, मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलो, तो इस तरह से लगभग हमारे पूरे 90 क्वेश्चन हो गए प्राइमरी सेक्शन सीजी टेट 2026 का। सारे क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया विथ रीजन हमने ऑथेंटिकली समझने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे इस पेपर में और आप पास हुई है, जल्दी आपका भर्ती एग्जाम भी होना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के पैटर्न को समझने के लिए बड़ा यूजफुल है। हो सकता है आने वाले दिनों में हम कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले इंग्लिश पैडागोजी में। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल में न्यू है और हमारे साथ आगे सीखना चाह रहे हैं तो हमसे जरूर जुड़िए। चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इंग्लिश पैडागोजी की बढ़िया से क्वेश्चन हम बढ़िया प्रिपरेशन हम करेंगे आगे। मिलते हैं।